और चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं आपको कि किस तरीके से घटनाक्रम लगातार बदल रहा है। अमेरिका और ईरान के तनावपूर्ण रिश्तों के बीच कूटनीति पहल एक बार फिर से तेज हो गई है। पहले दौर की नाकाम बातचीत के बाद दोनों देशों ने दूसरे राउंड की वार्ता के लिए हामी भर दी है और माना जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दोनों देशों के प्रतिनिधि आमने सामने बैठ सकते हैं। और इस बीच अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर 2 हफ्ते और बढ़ाने पर विचार चल रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देश समझौते के बहुत करीब हैं। उन्होंने संकेत दिए कि अगले कुछ दिनों में बड़ी प्रगति देखने को मिल सकती है। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी माना कि दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास जरूर है, लेकिन बातचीत के जरिए इसे कम किया जा सकता है। पहले दौर की वार्ता 41 घंटे तक चली, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी और अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज स्ट्रेट में उसकी रणनीति को बड़ा मुद्दा बताया है। जबकि ईरान ने अमेरिकी शर्तों को ही बातचीत विफल होने की वजह ठहरा दिया है। दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी इतनी गहरी है कि हर प्रस्ताव शक की नजर से देखा जा रहा है। बावजूद इसके दूसरे राउंड की बातचीत के लिए माहौल बनना इस बात का संकेत है कि दोनों देश सीधे टकराव से बचना चाहते हैं। अब ये जो दूसरे दौर की बातचीत है, क्या ये सकारात्मक ढंग से हो पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अमेरिका ने यहाँ पर पहल तो कर दी है। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, ईरान अमेरिका सीज फायर पर बड़ा अपडेट आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान अमेरिका सीज फायर पर बड़ी खबर, अमेरिका ईरान सीज फायर बढ़ाने पर सहमत। तो सीज फायर आगे और बढ़ सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है 2 हफ्ते और बढ़ सकता है सीज फायर। 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है सीज फायर, तो सीज फायर आगे और बढ़ सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूएस ईरान सीज फायर को बढ़ाने पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ईरान अमेरिका सीज फायर पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत उम्मीदें हैं कि यूएस और ईरान सीज फायर की तरफ बढ़े और इस पर सहमति जताई गई है। सीज फायर आगे और बढ़ सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर, तो 2 हफ्ते का समय और दिया जा रहा है, यानी कि 2 हफ्ते और बढ़ सकता है सीज फायर। देखिए 22 अप्रैल को जो सीज फायर है वो खत्म हो रहा है। इन सब के बीच अटकलें यह भी थी कि सीज फायर चलेगा भी या नहीं, या फिर बीच में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि अब इसे और बढ़ाने पर बातचीत हो रही है, इसे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में लग रहा है कि जो दूसरे दौर की बातचीत है ये भी कहीं ना कहीं सफल होगी। दोनों ही पक्ष जो है वो चाहते हैं कि वाकई में युद्ध जो है वो समाप्त हो। इस तरह के कयास फिलहाल लग रहे हैं। हालांकि जमीनी तौर पर क्या बातचीत होगी और कैसे एक दूसरे की शर्तों को माना जाएगा, वो सहमति दिखेगी नहीं दिखेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी ईरान अमेरिका सीज फायर पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये सीज फायर जो कि 2 हफ्ते का था, इसे 2 हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है। 1 महीने से ज्यादा वक्त तक पहले युद्ध चला और उसके बाद सीज फायर हुआ 2 हफ्ते के लिए। अब इंफॉर्मेशन आ रही है सूत्रों के हवाले से कि ये सीज फायर 2 हफ्ते और एक्सटेंड हो सकता है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है, ऐसे में ये सीज फायर आगे बढ़ सकता है। ये इंफॉर्मेशन जो मिल रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से है, जब तक इस पर ऑफिशियली अमेरिका की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, जो कि बहुत पॉसिबल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह का एटीट्यूड है वो बिना बोले रह नहीं पाते। ऐसे में मुमकिन है कि जल्दी एक स्टेटमेंट इसे लेकर सामने आए। तो बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से सीज फायर आगे और बढ़ सकता है। ये समय भी 2 हफ्ते का रहेगा, यानी 14 दिन और बढ़ सकता है सीज फायर। लगातार इस बात को लेकर सहमति की खबरें सामने आ रही है, हालांकि खबरें कंफर्म नहीं है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म हो सकता है। और इसी पर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। नासिर खान हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, साथ ही ग्रुप कैप्टन आशीष साई जी हमारे साथ बने हुए हैं। रितेंद्र माथुर जी जुड़े हुए हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। मनोज कुमार जी भी भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस खबर को और अपडेशन के लिए हम रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी नासिर खान का। नासिर, देखिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि 14 दिन और बढ़ सकता है ये सीज फायर, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिली है? देखिए गीतू, सबसे पहले जो सीज फायर एक्सटेंड होने वाला है, इस पे जो है सूत्रों के हवाले से भी इस पे जो है किसी भी कंट्री की तरफ से भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, ना तो यूएसए से, ना तो इसराइल से और ना ही ईरान से। क्योंकि हमने देखा कल एक पाकिस्तान से लेड एक डेलीगेशन जो है जिसको लीड आसिम मुनीर कर रहा है, वो ईरान में मौजूद है। वहां पे भी बातचीत हो रही है। तो अभी क्या बात वहां पे हुए वो ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुए, वो पब्लिकली अनाउंस नहीं किया गया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि वहां पे जो बातचीत हुई है वो परमाणु हथियार को लेके हुई है और लेबनान पे सीज फायर पे हुई है। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि किसी एंगल से
कि जो इसराइल है वो सीज फायर वहां पे अनाउंस करेगा, लेकिन ये खाली एक साइड की पिक्चर है। लेकिन ऑफिशियली इस पे जो है इसराइल ने अभी जो है पुष्टि नहीं की। लेकिन कल भी हमने देखा लगातार इसराइल की तरफ से लेबनान के कई सारे इलाकों में जो है वहां पे नासिर, एयर वो तो स्ट्राइक की पहले और भी अटैक्स थे, हिजबुल्लाह। जब पहले भी 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ तब भी इसराइल कहाँ मान रहा था, लेबनान पर लगातार अटैक्स हो रहे थे। आपका रुख करेंगे एक बार, आशीष साहे का रुख कर लेते हैं। साई साहब, 2 हफ्ते के सीज फायर की बात हो रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से कंफर्म नहीं है, लेकिन इससे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो जो बातचीत होगी दूसरे दौर की, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी। जी मोनिका, सीज फायर का एक्सटेंशन में तो अभी फिर भी टाइम है। ज्यादा मेजर पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं पाकिस्तान का जो डेलीगेशन तेहरान गया है कल, उसको लेके। तो अपेरेंटली उनके पास कोई हार्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अमेरिका कि अमेरिका अपनी 20 इयर्स की डिमांड से या इमीडिएट मूविंग आउट ऑफ यूरेनियम से थोड़ा नीचे आने की कोशिश या तैयारी कर रहा होगा जेडी वांस के लीडरशिप में। उसमें लेकिन एक बहुत सरप्राइजिंग चीज है, अमेरिका को अगर ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कुछ भी पता है, ये एक नया पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू सीज फायर। तो आसिफ मुनीर का तेहरान विजिट जो कल हुआ है, उसमें ओपन सोर्सेज में जो वीडियो कवरेज उपलब्ध है उसको देखना चाहिए अमेरिका को। अगर वो सोचते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूट्रल रोल प्ले कर रहा है इस सीज फायर के लिए, तो वो अराइवल ऑफ मुनीर इन तेहरान के समय जो उनकी और तेहरान के फॉरेन मिनिस्टर की एक हग है, दे हैव हग्ड ईच अदर, उसको रिपीट कर करके अमेरिकन एजेंसीज को देखना चाहिए कि ईरान और पाकिस्तान के क्या रिश्ते हैं और वो ये कैसा रोल प्ले कर रहा होगा। जेडी वांस और जनरल मुनीर की जो इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी उससे कंपेयर करें तो बहुत कुछ आपको पता चलेगा, बहुत कुछ सऊदी अरेबिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान एक्चुअली कर क्या रहा है। हो सकता है कि पाकिस्तान के जनरल या प्राइम मिनिस्टर को ट्रंप आफ्टर फ्यू डेज नोबेल प्राइज के लिए रेकमेंड कर दें अगर ये ट्रूस बढ़ता है या ये वॉर रुक जाती है। दैट वाज ऑफ द पॉइंट। सीज फायर अभी होना नहीं होना रियली मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि ईरान तो पूरी तैयारी कर रहा है। कल वीडियो देखे हमने कि वो अपने जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको अंडरग्राउंड से निकालने की कोशिश कर रहा है वॉर फुटिंग पे। कई बुलडोजर्स और अर्थ मूवर्स को लगा के, और जो उनके अंदर रबल्स में दब गए हैं लॉन्चर्स, उनको इस सीज फायर के दौरान इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाए, ब्रिज बनाए, पानी की व्यवस्था आगे देखें, वो अपने लॉन्चर्स को जमीन से बाहर निकालने की जो दब गए हैं। तो ये साइंस भी बड़े मिक्स हैं। और ट्रंप साहब का ये कहना कि इससे पहले मैं ऐड करी हूँ, जब पहला सीज फायर हुआ था तब ये अमेरिका की तरफ से भी तो कदम उठाए गए थे ना, उन्होंने अपने डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिए पूरे एरिया में और कहा कि नजर रखेंगे हम सैटेलाइट से इससे। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज अमेरिका ने भी कन्वे किया था, सीज फायर हो रहा है लेकिन हम यहाँ पूरे तरीके से तैयार हैं। तो इसे मैसेज हम ईरान की तरफ से मान सकते हैं कि सीज फायर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमें कमतर आके अमेरिका। जी, एक चीज, और दूसरा ये कि अमेरिका का जो ये बार बार दावा हो रहा था कि हम युद्ध जीत चुके हैं और ईरान की मिलिट्री को खत्म कर दिया है, उस दावे में उतनी सच्चाई नहीं है जितनी की काउंटर दावे में थी कि हमारी सारी मिसाइलें, हमारी सारी लॉन्चर्स अभी दुरुस्त हैं और हमें उपलब्ध हैं। ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा था। और अब हम देख रहे हैं कि ये जो इनकी अंडरग्राउंड सिटीज हैं उनको शायद कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। और अनफॉर्चुनेट न्यूज ये है दुनिया के लिए कि ईरान की ज्यादातर मेजर फाइटिंग पावर, एरियल फाइटिंग पावर अंडरग्राउंड रखी गई है और अमेरिकन बॉम्ब्स वहां तक नहीं पहुंचे। फुट ऑन ग्राउंड तो उन्होंने नहीं ही किया था। बिल्कुल, यानी दोनों तरफ से ये तैयारी चल रही है। एक तरफ सीज फायर की बात भी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ईरान पूरी तैयारी भी कर रहा है कि अगर सीज फायर नहीं होता है या कुछ बीच में होता है तो वो अपनी लड़ाई, अपनी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में फिर से तबाही मचाई है। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में तबाही मचाई और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। तो इसराइल ने 2 हवाई हमले किए। हमले के बाद सरकारी अस्पताल में आग लग गई है। देखिए, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है, बड़ी खबर आ रही है। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में फिर से तबाही मचा दी है। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर इसराइल ने 2 हवाई हमले किए हैं और उसके बाद लेबनान में तबाही के निशान हैं, जहां पर आप देख सकते हैं चारों तरफ आग है और हमले के बाद सरकारी अस्पताल में आग लगी है। ये वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बात का तो जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि सीज फायर की बात तो हो रही है, लेकिन इजराइल की तरफ से लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। यहाँ पर 2 हवाई हमलों का जिक्र हो रहा है। यहाँ पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है।
यहाँ पर तो देखिए इसराइल ने दो हवाई इसराइल हमले ने किए दो हैं। हवाई हमले किए, हमले के बाद सरकारी अस्पताल में आग लगी है। ये तस्वीरें हैं किस तरह से यहाँ पर लेबनान में लगातार इजराइल हमले करता हुआ दिखाई दे रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं ये जहाँ पर हमला किया, और हिजबुल्लाह की एक फितरत है कि वो रिहायशी इलाकों में अपने ठिकाने बनाता है, जिसके चलते अस्पताल की तस्वीरें ये दिख रही है जहाँ पर किस तरह से भीषण आग लग गई इस हमले के बाद। और ऐसे में रितेंद्र माथुर जी समझना होगा कि यहाँ पर ये शायद जो इजराइल लगातार हमले कर रहा है वो रुकने वाला नहीं है, हिजबुल्लाह मकसद है। और ऐसे में अगर आम नागरिक भी इसकी जद में आ रहे हैं तो बहुत मुश्किल है इजराइल के लिए कि उन्हें अलग करना और हिजबुल्लाह के ठिकानों को अलग करना, क्योंकि हिजबुल्लाह ऐसी ही जगहों पर अपने ठिकाने बनाता है जहां पर रिहायशी इलाके हैं। जी, ये सही बात है कि जितने भी के इलाके हैं जहाँ पे सिविलियंस रह रहे हैं उसको लोग बेसमेंट बनाते हैं, उसी को एरिया बनाते हैं। और हिजबुल्लाह का जो है वो तो एक गोरिल्ला वॉरफेयर जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, तो और बार बार इसराइल पर अटैक करता जा रहा है। तो ये इसराइल के साथ लड़ाई चलती रहेगी इतनी। अब इधर ईरान की और अमेरिका की लड़ाई अलग चल रही है, और ये जो कहना है कि अगर यहाँ अमेरिका ईरान के सामने इस समय ये है कि अमेरिका के साथ थोड़ा पीस टॉक्स बढ़ रहे हैं, और पीस टॉक्स बढ़ते हैं तो कोई नतीजा निकलता है। तो कल जैसे नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने बातचीत की 40 मिनट फोन पे, तो 40 मिनट की फोन टॉक के बाद ये चीज सामने आई है कि अब दुनिया के अंदर जो ताकतवर देश हैं वो सामने आ जाएंगे इस पूरे युद्ध में। क्योंकि क्या है कि अभी तक अमेरिका और ईरान लड़ रहे, आपस में लड़ रहे थे, इनकी पीस टॉक भी इनके बीच में चल रही थी, और पाकिस्तान बीच में था। अब पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी भूमिका तो नहीं है कभी भी किसी बड़े तरीके की पीस टॉक में। अब ये जो देश, दुनिया के ब्रिक देश है जो, जिसमें भारत प्रमुख देश है, ब्राजील है, ब्रिटेन है, ये सब देश, रूस भी है इसमें, चाइना भी है, ये सारे बैठ के इसको नतीजा निकालेंगे। और एक नतीजा ये होगा कि आने वाले अगले दौर में कह रहे हैं कि ब्रिक्स का जो चेयरपर्सन होगा भारत होगा। तो ऐसे में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कल लेकिन डोनाल्ड माथुर ट्रंप ने सर यहाँ पर ये भी उनसे बताइए कि ये जो सीज फायर तो खैर देखेंगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा क्या कुछ हालात बनते, लेकिन ये जो दूसरी वार्ता होगी, जो मुद्दे हैं यहाँ पर हॉर्मुज स्ट्रेट की बात अगर हम करें और साथ ही परमाणु संयंत्रों की बात हम करें, परमाणु ठिकानों की बात करें, तो वो किस तरीके से प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे, या उनको लेकर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या कोई सहमति बन पाएगी? कि ऐसा है कि वहाँ इन्होंने जो भी थोड़े समय जो शांति काल आया है, अभी सीज फायर हुआ है, तो ईरान ने अपने यहाँ, जैसे वो आशीष जी भी बोल रहे थे कि वो वहाँ पे जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे काम, वो अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट्स को ठीक करने में लग गए हैं। जब मिसाइल्स अंदर रखी थी वहां से निकाल के उनको बाहर ला रहे हैं, मतलब लड़ने की तैयारी पूरी तरह कर रहे हैं। इसलिए इसमें जो बात निकल के आई है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है इसको खाली करा जाएगा, इसमें कोई टैक्स नहीं वसूली जाएगी, और ये चीज तय करा जाएगा। अब आने वाले दिन में ईरान एक ऐसा देश बन के खड़ा होने वाला है जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा, तो इसको कोई रोक नहीं सकता। वो एक इस्लामिक वर्ल्ड का पावरफुल देश बन जाएगा, और अमेरिका जो अपनी भूमिका अरब मिड एशिया में बनाए हुए है उससे बाहर जा सकता है। वो उसको अरब देश सोचेंगे हमारे किसी काम का तो ना नहीं, हमारी मदद तो कुछ की नहीं, और समझौता हमारा इनका यही था। तो ऐसे में ईरान एक ताकतवर देश बन जाएगा जो मिडिल ईस्ट का नेतृत्व करेगा। ये स्थितियां भविष्य में खराब होगी तो चाइना और ईरान ये दुनिया के आने वाले दो ताकतवर देश बनेंगे, अगर इनको अभी चेक नहीं किया गया तो। यानी कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। मनोज, एक चीज यहाँ पर समझना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार इजराइल अटैक कर रहा है हिजबुल्लाह पर, इससे पहले जब पहला सीज फायर हुआ था और ये अटैक्स बढ़ रहे थे तो हमें लग रहा था कि सीज फायर टूट जाएगा, क्योंकि ईरान लगातार एतराज जता रहा था। ईरान की तरफ से कहा जा रहा था कि अब अगर ये अटैक्स नहीं रुके तो हम भी ये सीज फायर तोड़ सकते हैं या फिर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब दूसरे सीज फायर की बात हो रही है, अभी कंफर्मेशन नहीं है लेकिन बात हो रही है, इस सूत्रों के हवाले से इस तरह की इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पर इजराइल की तरफ से अटैक लगातार हो रहे हैं हिजबुल्लाह पर। यानी क्या ये समझे कि अब ईरान को फर्क नहीं पड़ता, या ईरान ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच के मैटर को छोड़ दिया है? मनोज जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की ये दोहरी नीति है, वह एक तरफ वो पीस टॉक की ओर आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर जो है इजराइल को ये समझा नहीं पा रहा है कि अब जो कि हम लोग का पीस टॉक चल रहा है, तो जो किसी भी तरह का जो अटैक नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस दौर में जो अमेरिका डिफरेंट तरीके अपनाता है कि जो है युद्ध को जो है किस तरह से वो अपने और जो है और ये घोषित करे कि हम मतलब पीस टॉक में भी वो डोमिनेट करते रहे। टेंशन हटाने के लिए कि आप मान लीजिए लेबनान में एक पॉजिटिव ये डेवलपमेंट रहा कि
इजराइल और लेबनान के बीच में जो है कल वार्ता हुई थी, और इस वार्ता को एक पॉजिटिव माना जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक अमेरिका जो है वो इजराइल को ये नहीं बता पाएगा, समझा पाएगा कि आपको लेबनान में आप हमला नहीं कीजिए, क्योंकि इधर से ईरान और अमेरिका के बीच एक टॉक हो रहा है, और वर्ल्ड समुदाय की साइड से भी एक जो एक प्रेशर बन रहा है अमेरिका पे कि इस युद्ध को जो है किसी तरह से जो है शांति में परिवर्तन किया जाए। हम लोगों ने देखा यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने भी जो है कहा था कि सीज फायर को बढ़ाना चाहिए और पीस टॉक जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। मुझे लग रहा है ऐसा कि अमेरिका किसी न किसी रूप में अभी इतना दबाव में फेस कर रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकेंड राउंड ऑफ टॉक हम लोग सुन रहे हैं, और साथ भी जो है सीज फायर बढ़ने की भी बात कही जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट को स्थिर रहे। ट्रम्प का ये सबसे पहला प्राथमिकता है कि किसी भी तरह से जो है मार्केट को स्थिर रखा जाए, ताकि अगर मार्केट में उथल पुथल होता है तो इससे जो है अमेरिका को ज़्यादा साख पर बट्टा लगता है और उसका भी इकोनॉमी पे एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि मनोज जी, और शायद सेकेंड यही राउंड वजह है जिसके चलते ट्रम्प अपने ही देश में एक तरह से उनका विरोध होना शुरू हो गया है, और कहीं ना कहीं वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर ला रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा आप बता रहे हैं कि सीज फायर को कायम रखना उनके लिए मजबूरी भी हो सकता है। सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, नाकेबंदी के बीच माल्टा के जहाज ने हॉर्मुज को पार कर लिया है। नाकेबंदी के बीच यहाँ पर इस जहाज ने हॉर्मुज पार किया। वीएलसीसी एजियोस फेन्यूरियोस ने पार किया है हॉर्मुज। नाकेबंदी के बाद हॉर्मुज पार करने वाला पहला जहाज ये बना है। 2 दिन के बाद वीएलसीसी एजियोस को क्लियरेंस मिली है, लेकिन सफलतापूर्वक हॉर्मुज पार किया गया है। तो अमेरिका की नाकाबंदी के बीच माल्टा के जहाज ने हॉर्मुज को पार कर लिया है। नाकेबंदी के बीच माल्टा के जहाज ने पार किया है हॉर्मुज को। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। वीएलसीसी एजियोस फेन्यूरियोस ने हॉर्मुज पार किया है। नासिर, क्या जानकारी इस बाबत? जी देखिए, बिल्कुल लगातार हमने देखा कि जो हॉर्मुज पे ब्लॉकेड बना हुआ है उसमें जो है ईरान की तरफ से और यूएस की भी तरफ से जो है क्लियर इंस्ट्रक्शन मिली थी, किसी को जहाज को भी यहाँ से गुजरने की अनुमति जो है नहीं दी जाएगी। उसके बाद हमने देखा सबसे पहले स्टेटमेंट जो इस पे आया वो चाइना का है। चाइना ने भी जो है ट्राई किया था जहाज करने के लिए लेकिन उनको जो है वापस भेजा गया। कल भी जो है एक जहाज जो है ऑफिशियल पुष्टि के बाद जो उन्होंने क्रॉस किया और वहां से जो है तेल भरा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा एक तरफ से जो दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा जाएगा कहीं ना कहीं एक हीलिंग पॉइंट जो है वो सामने आ रहा है। जब जहाज ने टेक्निकल वहां जहाज के लिए हॉर्मुज क्लियर किया और अपना तेल जो है वहां से भर के आया। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा आने वाले समय में अगर यही हालत रही तो आप देख लीजिए कि जो चाइना ने स्टेटमेंट दी है क्या उस पे जो है चाइना खड़ा उतरेगा, क्या वो भी जहाज वहां पे भेज। जब कल एक जहाज जो स्ट्रेट हॉर्मुज जो है जो बिल्कुल, और यूएस की ऐसे तरफ से बाकी ब्लॉक किया जहाजों गया के लिए भी नासिर, ये देखिए जिस तरह से एक अगर जहाज पार करता है तो दूसरे जहाजों के लिए भी रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। साहिर सर, क्या कहेंगे, क्या अमेरिका की नाकेबंदी यहाँ पर कम पड़ गई, या फिर जो ये जहाज हॉर्मुज पार करता हुआ दिखाई दे रहा है इसने टोल दिया है ईरान को? क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है? और साहिर साहब, अब तो ये कह भी रहा है ना कहीं अमेरिका के टोल हम खोल रहे हैं या फिर नाकाबंदी खोल रहे हैं, फ्री कर दिया हॉर्मुज को। चाइना के लिए फ्री किया है, वर्ल्ड वाइड फ्री किया है, सबके लिए, सब पर एहसान कर रहे हैं। जी, तो इसको अगर हम 2 चरणों में समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट 1 मिनट। एक, इस सीज फायर की जो 2 बेसिक कंडीशंस थी दोनों साइड से, एक अमेरिकन इजरायली साइड से थी कि आप ईरान के लिए कि आप हॉर्मुज को फ्री कर दें, और एक ईरान की तरफ से थी कि इजराइल लेबनान पे हमले बंद कर दे। ये दोनों कंडीशंस एकदम फुलफिल नहीं हुई, लेकिन सीज फायर हुआ, और ना सिर्फ हुआ, कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद से आप म्यूचुअल हमले नहीं हुए इनके, और इसका मतलब कि दोनों ही टीमें, जो हम बैटल फटीग की बात कर रहे थे, एक वेस्ट जोन की बात कर रहे थे, उसके लिए चिंतित थी, चाहे वो पेंटागन हो या तेहरान हो। और इसी वजह से हो सकता है कि अभी भी इनका रिकूपरेशन, रिग्रुपिंग, रीआर्मिंग चलने के लिए सीज फायर बहुत चांसेस है कि एक्सटेंड हो जाएगा। दूसरा, कुछ और चीजें हो रही हैं जिसको वेस्टर्न मीडिया या इवन ईरानियन मीडिया कैप्चर नहीं कर रहा है। ईरान चुप नहीं बैठा है। मैंने बताया कि वो एक तो अपना अंडरग्राउंड जो दबा हुआ है उसको बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हैं। सिमिलरली इकोनॉमिक फ्रंट पे, जो कि उनके लिए जीने मरने का एक इशू है कि अगर एकदम पैसे रोक दिए गए, उनका सारा कुछ तेल से ही है मेजरली, तो उन्होंने
और ऑल्टरनेट डेवलप किए हैं, जिसमें अमेरिका को इमीडिएटली स्ट्रेटेजिकली स्टडी करके और कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उनका एक अगर आप देखें खार्ज आइलैंड के पास एक उनका बंदरगाह है, बंदर अब्बास, अब वहां से एकदम नीचे हॉर्मुज क्रॉस करके टुवर्ड्स ईस्ट एंड साउथ ईस्ट पोर्ट एक चाबार जहां इंडिया तो एक साल पहले तक उसको बना रहा था, अभी इस साल के बजट में सीतारमन ने रोक दिया है, वहां का कंस्ट्रक्शन हमने रोक दिया है। तो उन्होंने बंदर अब्बास से चाबार तक पाइपलाइंस डाली हुई हैं और हॉर्मुज को ना क्रॉस करे ईरानियन पोर्ट्स के जहाज, इसके लिए उनका मैक्सिमम लोडिंग ऑफ वेसल्स अब चाबार पोर्ट से कर रहे हैं। तो टेक्निकली अगर हॉर्मुज को अमेरिका चोक कर रहा है, जो कि कर रहा है, तो बहुत से चांसेस हैं कि ईरान के चाबार पोर्ट से, जो कि हॉर्मुज के ईस्ट साउथ ईस्ट पोर्ट में है, मतलब हॉर्मुज के बाहर है टुवर्ड्स ओमान, तो वहां से वो तेल बेचने की तैयारी कर रहा है मेजर लेवल पे। तो ये जो जहाज निकल के आ रहे हैं, जिसको हम मेन वाटर में, मैरीटाइम इंटरनेशनल वाटर में देख रहे हैं, उनका डिटेल्स चेक करना पड़ेगा कि क्या वो अमेरिकन सीजर को चैलेंज करके वहां से निकल रहे हैं या किसी दूसरे ऐसे पोर्ट से जो हॉर्मुज के एकदम बाहर है, वो सीलिंग जोन में नहीं आते हैं। इसको थोड़ा सा और स्टडी करना पड़ेगा। ये बात समझें कि हर पासिंग दिन के साथ अगर ईरान को तेल बेचने में दिक्कत होगी तो ईरान की स्थिति बहुत ही खतरनाक हो जाएगी, खाने पीने तक की दिक्कतें आने का चांसेस हैं। जी गीतू। बिल्कुल, इस बीच एक खबर और आ रही है, अमेरिकी सख्ती की खबर है। रूस ईरान तेल पर अमेरिकी सख्ती, रूस ईरान तेल पर अमेरिका सख्त नजर आ रहा है। तेल पर प्रतिबंधों में और छूट देने से इनकार अमेरिका की तरफ से कर दिया है। अमेरिका ने एक बार फिर से झटका दिया है। तो बड़ी खबर, ईरान वाली छूट भी अब खत्म हो गई है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बयान, तेल के लिए सामान्य लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है तेल से जुड़ी हुई। अगर हम यहाँ पर देखें और समझे, रूस ईरान तेल पर अब अमेरिकी सख्ती दिख रही है। तेल पर प्रतिबंधों में और छूट देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने फिर से एक बड़ा झटका दे दिया है कि ईरान वाली छूट भी अब खत्म हो गई है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। रितेंद्र माथुर सर, देखिए जिस तरह से ये बयान सामने आया है, यानी कि एक तरह से फिर से जो कार्रवाई यूएस की तरफ से शुरू हो गई है, कोई यहाँ पर रियायत नहीं दी जाएगी और ये बड़ा फैसला है ईरान और रूस के लिए। जी, ये ईरान के पास तेल बेचने के अलावा तो कोई दूसरा रास्ता था नहीं, उसमें भी अगर प्रतिबंध लगा देंगे तो निश्चित है उनकी कमाई तो खत्म हो जाने वाली है। या तो इसमें ये जो पीस स्टॉक है उसके लिए शायद दवा बनाने के लिए तरीका निकाला गया है, क्योंकि पीस स्टॉक के अंदर 3 शर्तें रखी थी कि आपके जो दुनिया भर में जो अरबों रुपए के एसेट्स रखें उससे आपको कमाई हम देते रहेंगे, उस पर प्रतिबंध हटा देंगे, सैंक्शंस खत्म कर देंगे। और अब ये तेल पे बैन लगाने का, तेल का क्या था, इस दौर में तेल ये लोग चुपचाप अंधेरे, रात के अंधेरे में बेचते हैं दुनिया के देशों को। इसका मैक्सिमम तेल का खरीदार चाइना था, कहते हैं 80 to 90% ईरान का तेल का खरीदार चीन करता था। तो ऐसे में जो चीन एक अकेला खरीदार था और उन्होंने रोक लगाई कि रशिया भी ना खरीदे, तो ऐसे में इनकी स्थिति खराब होगी। और यहाँ पे जो इस समय राष्ट्रपति है वहाँ पे, जिनको ईरान के राष्ट्रपति जो हैं, उनके साथ ये लोग पीस टॉक शुरू करना चाहते थे, उनको एक डिप्लोमेटिक के रूप में देख रहे हैं कि वो लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति कम है, वो डिप्लोमेटिक टॉक्स में विश्वास करते हैं। तो IRGC ने उस राष्ट्रपति को दबोच के रखा हुआ है कि आप राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति तो रहोगे पर आपकी चलेगी नहीं, चलेगी हमारी। अब IRGC का एक नया चीफ आया है सामने, इसने कोशिश ये की है कि जिस तरह आने वाले दिन में हमारे सामने आएगा, अहमद मसूदी जो है, ये इनका नया चीफ आया है IRGC का। आने वाले टाइम में IRGC का चीफ जो है ये दुनिया के सामने बड़ा नेता बन के खड़ा होगा, और इसने कहा कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मस को अगर छोड़ देंगे तो हमारी निगोशिएशन की पावर तो खत्म हो जाएगी और हम कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे, स्टैंडिंग नहीं हो पाएगी हमारी। तो इसलिए इसने कोशिश पूरी तरह ये कर रहे हैं ये लोग, और ये ईरान की गवर्नमेंट पे दबाव बना रहे हैं कि आप किसी भी चीज पे समझौता नहीं करें, लड़ें। तो एक तरफ ये एक फोर्स ये है, और दूसरी तरफ एक ये इधर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि शांति से लेकिन माथुर सर, ये जो ईरान पर दबाव पड़ रहा है, अमेरिका की सख्ती दिखाई दे रही है, वो कितना असर डाल सकती है? वो असर डालेगी क्योंकि दबाव तो बन रहा है उनके ऊपर, तो इसलिए उनको शांति समझौते के लिए बुलाया जाएगा दबाव बना के, इस तरीके से कि ये चाहते हैं कि जो ईरान के अंदर जो एक राउंड की जो टॉक हुई है कि ईरान इस समय जिस जगह खड़ा है वहां पे उसको या तो समझौता करना पड़ेगा। एक तो उसने कह दिया अब अमेरिका ईरान पर अटैक बंद कर दिया, तो उसने कहा हमने जो समझौता किया उसके साथ शांति सीज फायर जो हुआ है उसके हिसाब के अंदर हम अटैक नहीं कर रहे हैं, तो उनका अटैक तो नहीं हो रहा है, तो हमारा सीज फायर हम मेंटेन कर रहे हैं। अब लेबनान में और इसराइल के बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो लेबनान के या तो आप जो लेबनान में जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसराइल पर अटैक करना बंद करें या अपनी एक्टिविटी डिसकंटिन्यू कर दें, तो वो कर नहीं रहे हैं, इसलिए इसराइल उनको मार रहा है। तो वो तो उनकी लड़ाई चलेगी, वो तो आपके घर में अगर आपके साथ पड़ोसी पत्थर फेंक रहा है तो आपको उसको जवाब देना पड़ेगा।
तो ये एक अलग झगड़ा है। और दूसरा कैसा है कि जो लेबनान है, इसका बहुत पुराना इतिहास है कि हमेशा इसराइल से लड़ता रहा है ये। चाहे कितनी बार पिटा हो तो फिर भी लड़ता रहेगा ये। वो शुरू से लड़ रहा है, 1948 से लड़ रहे हैं ये लोग उनसे, जबकि हर बार पिटे हैं ये। तो ऐसे में इनकी इनकी मंशा कभी बदलने वाली नहीं है। अब शांति समझौते की जो बातचीत आ रही है, इसमें दबाव के अंतर्गत शांति समझौता होगा, ये मान के चलना चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप यही कर रहे हैं, इस समय चाह रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि वो शांति समझौता दबाव के वशीभूत हो, जिससे हमारी जीत भी हो जाए और हम डिप्लोमेटिकली जीत जाए लड़ाई को। बाकी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं ये लोग। जी मनोज जी, एक चीज और यहाँ पे समझना आपसे ये चाहेंगे, देखिए जैसे जिक्र किया यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि हॉर्मुज को हमने खोल दिया है अब, और चाइना से हमने ये पूछा, ये कहा कि भाई ईरान को हथियार सप्लाई मत करो। चाइना ने कहा हम हथियार सप्लाई नहीं करे थे। उसके बाद हमने ये कहीं ना कहीं चाइना के लिए भी कर दिया है, क्योंकि हॉर्मुज से चाइना को बड़े पैमाने पर तेल लेना होता है, उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है हॉर्मुज पर। तो ये एहसान चाइना पर, उसके साथ साथ कहना कि बाकी दुनिया पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये कहना कि अब चाइना जा रहे तो वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो है नरमी या फिर कहें कि वो गुडविल में नज़र आना चाहिए जेस्चर में चीनी राष्ट्रपति के। इन सब चीज़ों के क्या मायने निकालें? मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉर्मली डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट होता है वो धमकाने वाला होता है। अगर कोई भी कंट्री अगर वो धमक से वो डर गए तब तो फिर वो उनकी जीत समझ लेता है। अगर सामने खड़ा हो जाता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो विड्रॉ करना पड़ता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से चाइना का भी स्टेटमेंट आया था, प्रेसिडेंट शी का भी आया था कि ये जो है जंगल राज नहीं है और इसको हम होने नहीं देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था चाइना का अमेरिका के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके भी मुझे लग रहा है कि दबाव बना है कि अमेरिका को इस तरह का विड्रॉवल करना पड़ा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइना और ईरान इसमें छुपा हुआ नहीं है कि किस तरह से जो है चाइना ने ईरान को हर तरह से जो है सपोर्ट किया इस युद्ध में भी। और 1980s के बाद भी जो है जब सैंक्शन लगा था ईरान पे अमेरिका द्वारा, तो किसी न किसी रूप में या थर्ड कंट्री के द्वारा जो है उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी हो या और कुछ नॉलेज शेयरिंग हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 30-40 साल से जो है अमेरिका चाइना और ईरान के बीच इस तरह का रिलेशनशिप रहा है, और खुलेआम जो है चाइना ने कभी जो है वो ईरान को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जो है वो बिल्कुल। और किया है। ऐसा तो दिख मुझे भी ऐसा रहा लग रहा है है मनोज जी, देखिए यूएस लगातार कह रहा है कि आप जो है ईरान को मदद कर रहे हैं, चीन ईरान को मदद कर रहा है, लेकिन चीन खुले तौर पर इस बात को मानना नहीं चाहता है। आप हमारे साथ बने रहिए। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बयान सामने आया, अपने दर्शकों को पहले वो सुना देते हैं। We will not be renewing the general license on Russian oil, and we will not be renewing the general license on Iranian oil. Because again, that was oil that was on the water prior to March 11th. Right. So all that has been used. और देखिए जिस तरह से पूरा बयान सामने आया है, और तेल के लिए जो नरमी पहले बढ़ती जा रही थी रूस और ईरान के लिए, अब उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, और एक तरह से ईरान को मजबूर किया जा रहा है कि आइए बातचीत कीजिए। सेकंड जो ये वार्ता होनी है, दूसरे दौर की वार्ता के लिए नासिर, तो एक तरह से प्रेशर है ईरान पर, लेकिन क्या वाकई ईरान इस दबाव में आ पाएगा, ये देखना होगा। तो अमेरिका और इसराइल जो है लगातार बना रहा है डिप्लोमेटिक वे से भी, और ग्राउंड की अगर बात करेंगे, हॉर्मुज की बात करें, वहां से भी प्रेशर जो है ईरान पे बनाया जा रहा है। लेकिन उसमें दो टोक ईरान ने क्लियर किया है कि सब कुछ हम भी वार नहीं चाहते हैं, लेकिन दबाव हम किसी भी पावरफुल कंट्री का नहीं मानेगी। यानी कि उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि जो भी हमें दबावने की कोशिश करेगा, जो हम पे जो है प्रेशर डालने की कोशिश करेगा, हम वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा जो डिप्लोमेटिक टॉक्स इस वक्त चल रहे, इससे कहीं ना कहीं वो बिगड़ सकते हैं। जो इस वक्त हर कोई फोर्स कर रहा है ईरान के लिए, या जो पीस टॉक्स के लिए जो बातें की जा रही है ताकि पीस टॉक सक्सेसफुल होता है, कि जो ग्लोबल क्राइसिस बनी हुई है इसमें कोई समाधान निकल के आए। लेकिन एक तरफ से अगर आप दबाव बनाएंगे, एक तरफ से अगर प्रेशर ईरान पे बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स है वो भी फेल हो जाएगा। आप देख लीजिए कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक जो इस्लामाबाद में होने वाले, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान से डेलीगेशन जो है वो ईरान तेहरान में है, वो भी इस टाइम वहाँ पे बातचीत कर रही है लेड बाय आसिम मुनीर। उसके साथ साथ जो बाकी कंट्री की बात करें, रशिया की, चाइना की बात करें, तो वो भी लगातार जो है ईरान को जो है सीज फायर के लिए या ये दबाव खत्म करने के, स्पेशली स्ट्रेट हॉर्मुज को पूरी तरह से
खोलने के लिए जो है उनको कहा जा रहा है। लेकिन एक तरफ से अगर दबाव बनाता जाएगा अमेरिका ईरान पे, ईरान के दो टोक अल्फाज में इन्होंने कहा कि हम किसी भी कंट्री का दबाव मानने के जी। लिए तैयार नहीं, यानी कि वो भी अपना ईगो जो है नीचे छोड़ने वाले नहीं। एक तरह से वो भी जो 2 हफ्तों का टाइम मिला तो उसमें कहीं ना कहीं ईरान भी जो है बिल्कुल फुली नासिर, प्रिपेयर हो बहुत बड़ी चुका है। बात है आगे कि जो ईरान किसी भी तरह से दबाव में नहीं आ रहा है। साहिद सर, आखिर क्या कुछ वजह है? क्या ईरान को लगता है कि अब डू और डाई की सिचुएशन है और हम किसी भी तरह से अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे? आखिर ईरान चाहता क्या है? एक बार फिर गीतू, मैं वहीं पे खड़ा हूं जहां मैं 15-20 दिन पहले खड़ा था। ईरान चाहता क्या है ये ईरान को नहीं पता, क्योंकि ईरान की लीडरशिप खत्म है। प्रेसिडेंट के कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है और आईआरजीसी के पास अभी काफी फ्रैक्शंस हैं। तो नो वन नोज, जब तक मुज्तबा खुमैनी की वेयर अबाउट्स नहीं मिल जाती हैं, हो सकता है कि आईआरजीसी के भी रैंक एंड कार्डर्स को नहीं पता हो कि एक्चुअल मुज्तबा खुमैनी कहाँ है, क्या कर रहे हैं। और इस एक वैक्यूम की वजह से ईरान एक क्लियर स्टेट पॉलिसी इस युद्ध को लेके नहीं ले पा रहा है कि हॉर्मुज खोलना है कि नहीं खोलना है, सीज फायर बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, या ये वॉर खत्म करने के लिए हम यूरेनियम को अपना गिव अवे कर दें या नहीं कर दें। ये मेजर चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि ईरान में इस समय एक क्राइसिस है। डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स में कोई है नहीं, और ये जो उनके फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बातें कर रहे हैं, इनके पास वर्चुअली कोई पावर नहीं है। इनको वापस जाके आईआरजीसी के सेकंड या थर्ड लेवल के लोगों से बात करनी होगी, क्योंकि एक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत लीडरशिप गायब है। और ये बहुत सीरियस मुद्दा है। ये अमेरिका को भी, उनके ट्रंप साहब भी बार बार कह रहे हैं हम किससे बात करें। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि हम किसी से बात कर रहे हैं, नाम नहीं बताएंगे। फैक्ट है कि ईरान इज प्रेजेंटली लीडरलेस मतलब जो एग्जीक्यूटिव जो फोर्स कर पाए कि एज अ जी। नेशन ईरान का ये डिसीजन है अपने सर, और न्यूक्लियर यहाँ पर ये प्रोग्राम। देखिए, शायद आईआरजीसी उस तरह से फैसले नहीं ले सकती। हम हमेशा देखते हैं सेना के जज्बात अलग होते हैं देश के लिए, और जो लीडरशिप है वो अलग तरीके से सोचती है। तो यहाँ पर ये मानिए कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है और सेना के हिसाब से वो फैसले ले भी रहे हैं। हाँ, और इसीलिए वो जो ये हॉर्मुज में पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, वो डेस्परेट है, उनको वेपन्स चाहिए, वो अपने नेक्स्ट राउंड की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास इतनी मेजर सोच नहीं है जो खमैनी साहब के पास थी कि कंट्री का क्या करना है, इंफ्रा का क्या करना है, लोगों की जान माल, सोशल कॉस्ट इस वॉर का कितना ज्यादा है लेबनान में और तेहरान में। ये वहां चूंकि मीडिया परमिट नहीं हो रही है, ह्यूज सोशल कॉस्ट, बच्चे बूढ़े बीमार किस तरह से सदर्न लेबनान में और तेहरान और उसके आउटस्कर्ट्स में जी रहे हैं। आईआरजीसी को इससे कोई मतलब नहीं है, वो एक इंसुलेटेड बॉडीज है। अमेरिका की तरफ से भी तो एक चैलेंज है कि उनके पास टोटल 13 दिन बचे हैं। जो उनके 1973 के जो वॉर पावर एक्ट है, जिसके तहत ट्रंप ने ये हमला किया है बिना अपनी कांग्रेस की परमिशन के, ही कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड 60 डेज, ट्रंप को जेल हो जाएगी। तो 13 से 14 दिन बचे हैं, इसीलिए वो कंसिलिएटरी साउंड कर रहे हैं कि चलो हम बात करते हैं अगले हफ्ते तक या 2 दिन में इसको सॉल्व कर देंगे। ही कैन नॉट कंटिन्यू द वॉर बियॉन्ड 60 डेज। 28 फरवरी को शुरू हुआ था और उसके बाद के 30 दिन उनको ग्रांटेड है इसी एक्ट में फॉर विड्रॉवल ऑफ ट्रूप्स, नॉट टू एक्सटेंड द वॉर। तो अगर कांग्रेस ने अप्रूवल नहीं दिया 60 दिनों में, जो कि 100% है कि क्योंकि कुछ रिपब्लिकन मेंबर्स भी इस वॉर के खिलाफ होते जा रहे हैं, जनमानस खिलाफ होता जा रहा है, तो ट्रंप के पास विंडो नहीं बची है एनी मोर एक्सटेंशन की। उनको डेस्परेटली यहां से वापस वाइंड अप करना पड़ेगा। कांग्रेस इस वॉर को अप्रूव नहीं करने वाली, ये बात ईरान को पता है। इसी वजह से ट्रंप एक एक करके चैप्टर्स को क्लोज कर रहे हैं। अब उन्होंने इस वॉर के समय अपने पुतिन को, अपने फ्रेंड को जो मदद करी कि तुम तेल बेच लो, अब उसको रोक दिया, क्योंकि ये सारा चैप्टर्स बंद करके ये कांग्रेस में जाएंगे और बोलेगी जी हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद कांग्रेस सवाल पूछेगी कि आपने रशियन ऑयल क्यों परमिट किया, रशिया के पास वापस गोला बारूद यूक्रेन के लिए आ गए, ईरान के साथ भी आपने क्यों तेल परमिट किया। तो चलो उसका तो कल बेसेंट ने जवाब दे दिया, टैक्स डे पे वो अपने अमेरिकन को बधाई दे रहे थे, कुछ वहां टैक्स कट हुए हैं बड़े मेजर, जो कि थोड़ा सा प्रो स्विंग करेंगे ट्रंप की तरफ वहां के जनता को। तो उन्होंने बोला कि भाई ईरान का जो तेल हमने ऑलरेडी निकाल के समुद्र में था उसको बेचने की परमिशन दी थी ताकि वो तेल बर्बाद ना हो, तो वो लॉजिकल साउंड करता है। बट अमेरिका के पास भी इस समय इनफ प्रेशर है टू कॉल ऑफ द वॉर की। जी बिल्कुल। और इस बीच देखिए, अमेरिका ईरान के बीच बातचीत से हल निकलवाने की कोशिश जोर पकड़ रही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट सीज फायर पर बहुत ही नपा-तुला और सधा हुआ बयान देती हुई दिखाई दी। क्या कुछ कहा गया, एक बार सुन लेते हैं।
Reporting, again, bad reporting this morning that we had formally requested an extension of the ceasefire. That is not true at this moment. We've remained very much engaged in these negotiations, in these talks. You heard from the Vice President directly and the President this week that these conversations are productive and ongoing, and that's where we are right now. I've also seen some reporting about the potentiality for in-person discussions again. Those discussions are being had, but nothing is official until you hear it from us here at the White House. But we feel good about the prospects of a deal. The President mentioned that in his interview yesterday, and it's obviously in the best interest of Iran to meet the President's demands. I think he's made his red lines in these negotiations very clear to the other side, and so we are continuing to see how these conversations go. देखिए बयान जो है कैरोलिन लेविट का, और सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरह की खबरें हैं कि सीज फायर हो रहा है, हाँ बातचीत चल रही है और एक तरह से ये प्रोडक्टिव भी है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है माथुर सर कि सीज फायर हो रहा है या होने जा रहा है। क्या पूछा आपने? जी, जिस तरह से बयान सामने आया है तो उसमें ये माने कि सीज फायर को लेकर जो चर्चा चल रही है, कैरोलिन यहाँ पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि देखिए बातचीत हुई है, वार्ता जो हुई है वो काफी प्रोडक्टिव रही है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि आने वाले दिनों में सीज फायर होगा या बढ़ेगा। सीज फायर तो होगा क्योंकि अमेरिका के ऊपर भी दबाव है, तो डेमोक्रेटिक देश है, तो वहाँ जैसा थोड़ी देर पहले बात हुई हमारी, उसमें क्या हुआ कि अब कांग्रेस जो है उनको युद्ध लड़ने से रोकना चाहती है, युद्ध में खर्चा बहुत हो रहा है और अमेरिका हर कहीं अपने पैर फंसा के बहुत खर्चा करता है, इसलिए वहाँ कांग्रेस ने मना किया है और रिपब्लिकन भी उनके अगेंस्ट है, तो इसलिए युद्ध विराम तो चलता कंटिन्यू करेंगे ये लोग। और दूसरा इसके अंदर जो ईरान के सामने समस्या है कि ईरान का जो एक मुस्तफ़ा खोमैनी जो उनका बेटा था अली खोमैनी का, वो उनका पता नहीं चल रहा कहाँ है वो, तो उन्होंने बीच में डिक्लेयर किया कि मैं रूस के अंदर हूँ, तो रूस ने क्लेम किया है कि हाँ वे हमारे पास हैं और इनकी ठीक है ये। अब ठीक होने के बाद उनके तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आए, स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से दूसरे लोग पढ़ रहे हैं, वो खुद नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, तो उनको कोई वीडियो आए या कोई फोटोग्राफ आए तो माने कि हाँ भी ये ठीक ठाक अवस्था में है और हैं, तो उनको देश का नेता माना जाए, तो वहाँ कोई नेता नहीं है। रितेंद्र जी, रूस में छिपे हुए मुज्तबा खामनेई इस तरह की खबरों की वजह से ही तो नहीं दोबारा से प्रतिबंध लगा दिया गया है रशिया पर अमेरिका की तरफ से, तेल प्रतिबंध? हाँ नहीं, वो तो तेल प्रतिबंध एक्चुअली कैसा था कि ईरान जो था वो लाइसेंस तो उसको अब कहने की बात कर रहे हैं, वो तो लाइसेंस के बिना वो तो तेल समुद्र में वैसे ही ले जाके रात के अंधेरे में बेचता था, लाइसेंस की उसको जरूरत नहीं थी। अब लाइसेंस करके उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और ये अमेरिका जो बार बार कोशिश करता है कि सब चीजें ऑर्गेनाइज हो, या तो ये ईरान के अंदर एक ऐसी स्टेट डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए और देशों में जैसा डेमोक्रेसी है ऐसे इन देशों में, इसमें भी ईरान में भी डेमोक्रेसी आ जाए, इलेक्शन हो सब हो, ये करना चाहते हैं, पर कितना सक्सेस होंगे ये चल रहा है बातचीत। बिल्कुल, डॉक्टर आपके पास एक बड़ा अपडेट जरा साझा कर ले हम लोग के बीच। हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, इजराइल में कई ठिकानों पर हमले का दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है और 24 घंटे में 39 इजरायली ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। इजराइल के खिलाफ 39 सैन्य अभियान चलाए, ये हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर, 24 घंटे में 39 इजरायली ठिकानों पर हमले का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह का ये बड़ा दावा माना जा रहा है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि इजरायल में कई ठिकानों पर हमने हमले किए हैं, यानी कि मनोज ये माना जाए कि किसी भी तरह से हिजबुल्लाह भी पीछे नहीं है, वो भी लगातार हमले कर रहा है इजरायल पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से टॉक हुआ है, अब आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि इजराइल और लेबनान के बीच जो टॉक हुआ है उसे पॉजिटिव आने वाले समय में होगा। हालांकि दोनों इजराइल और लेबनान दोनों अपना अचीवमेंट या हिजबुल्लाह के रूप में एक अचीवमेंट बताया जा रहा है कि इतने ठिकानों पर हमला किया गया है इजराइल में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अमेरिका का स्टेटमेंट एवरी 15-20 मिनट्स में चेंजेस हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान का सबसे पहला प्रायोरिटी ये होगा कि जो इकोनॉमिक सैंक्शन है वो ईरान पे जो अमेरिका ने लगाया है उसको लिफ्ट करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान अगर समझौता तभी करेगा जब इकोनॉमिक जो बैन लगा है अमेरिका द्वारा वो लिफ्ट होगा। और हम लोग अभी हालांकि स्टेटमेंट ये भी मैंने सुना कि ऑयल पे जो उन्होंने लिफ्ट किया था अमेरिका ने, वो उसको जो है फिर से वो बैन लगा देगा कि आप इतने से नहीं बेच सकते, रशिया पे भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह का जो है एक स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन जब शांति पीस टॉक पे जब दोनों कंट्री आपस में बैठेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ जो है ईरान का एक सबसे पहला प्रायोरिटी होगा कि जिस तरह से ईरान में डिस्ट्रक्शन हुआ है वो किस तरह से उसको रिबिल्ड करेगा। तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ अमेरिका को जो है वो
जी। देना पड़ेगा। वहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के लिए क्या अचीवमेंट हुआ इस युद्ध में, ये जो है वो कांग्रेस को बताना पड़ेगा। जिस तरह से अब 13 डेज बचा हुआ है, वो इतना डेस्परेशन में है कि वो सोच रहा है कि किसी न किसी रूप में जो है अमेरिका इस विन को लेकर के या कुछ ऐसे इश्यूज को लेकर के वो जीत घोषित कर ले अपने आप को, या अपनी जनता वो को तो वो कर रहे हैं समझा सर, पाए, शुरू बता पाए डे कि वन से वो यही कर रहे हैं, हमने ये अचीव कर लिया, हमारे सारे टारगेट अचीव हो चुके हैं, हम जीत गए, ये लगातार दावा वो कर रहे हैं। साई साहब, शुरुआत में मैंने एक प्रश्न पूछा था, मेरी बहुत क्यूरोसिटी है जानने समझने में कि अब जिस तरीके से इजराइल लगातार अटैक्स हिजबुल्लाह पर कर रहा है और अब ईरान का हस्तक्षेप सामने नहीं आ रहा, सो क्या आप ये समझे कि ईरान भी अपने हित अब समझ रहा है कि उसको बस इकोनॉमिकली फायदा होना चाहिए, सैंक्शंस उस पर हटने चाहिए, अमेरिका के और उसके बीच जो डील होने वाली है वो पूरी तरीके से फोकस्ड होनी चाहिए टू ईरान, जबकि पहले वो ये भी देख रहा था कि हिजबुल्लाह पर अटैक ना हो, मेरे जो बाकी प्रॉक्सीज हैं उन्हें कोई नुकसान ना हो। अब क्या वो सारी बातें ईरान ने दरकिनार कर दी हैं और वो सिर्फ अपने हित में सोच रहा है? मोनिका, मुझे लगता है कि आईआरजीसी की बची खुची जो लीडरशिप है, उनके पास ऑप्शंस नहीं है। देखिए उनके पास क्या क्या सीरियस डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके अपने आर्म्स खत्म हो रहे हैं, तो वो हिजबुल्लाह को पिछले 30-40 दिनों से आर्म्स सप्लाई नहीं कर पा रहे। हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग के पास अपने प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं है, वो सारे आर्म्स उनको दूसरे देशों से, वेस्ट एशियन कंट्री से और 90% ईरान से मिलते थे। जिस रास्ते से मिलते थे उस दोनों मेजर रास्तों को इंक्लूडिंग द रिवर ब्रिज आईडीएफ ने तोड़ दिया है, तो जो बचे खुचे भी आने थे वो नहीं आ पा रहे। इसीलिए हिजबुल्लाह के इजराइल अटैक्स का पैटर्न पिछले 10-12 दिनों से चेंज हो गया है। बहुत कम मिसाइल्स मारी जा रही हैं, मेजरली वो वापस ड्रोन पे आ गए हैं, वो जो आतंकवादी टाइप के हमले करते हैं वो कर रहे हैं और उसी को प्रोपोगेट कर रहे हैं, बड़ा करके दिखा रहे हैं कि हमने हमले किए। साई साहब, कोई एक्चुअली उनके स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह के कॉन्टेक्स्ट में? एब्सोल्युटली, क्योंकि इनको जो इस्लामाबाद में बात हुई थी, अगर आप याद करें तो उसी वक्त पैरेलल वाशिंगटन में लेबनान और इजराइल की बात शुरू हो गई थी। तो अपैरेंटली जेडी वांस ने ईरान की जो भी लीडरशिप आई थी, अब्बासी को बताया होगा कि वो डिस्कशन चल रही है और इवेंचुअली कल वो डिस्कशन काफी पॉजिटिव चली थी, एक्सेप्ट वन पॉइंट जिसमें इजराइल इंसिस्ट कर रहा था कि लेबनीज आर्मी हिजबुल्लाह को डिजार्म करे, तभी हम अपना ऑपरेशन रोकेंगे। फैक्ट ये है मोनिका कि आईडीएफ ने सदर्न लेबनान में एकदम दशकों पहले जो गाजा में किया था, वो घर घर जाके वहां से हिजबुल्लाह को डिजार्म कर रहे हैं। हालांकि इसका भी बहुत मेजर सोशल कॉस्ट हो रहा है, बट इस बार आईडीएफ का हिजबुल्लाह को कमर तोड़ने का जो प्रयास है वो काफी ज्यादा पहली बार हिस्टोरिकल लेवल पे सक्सीड किया है, क्योंकि हिजबुल्लाह की वॉरिंग कैपेसिटी ईरान के सप्लाई नहीं आने से ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और ये हफ्ते 10 दिन और चला तो बिलीव यू मी तो साय सर, ये माना जाए ये जो दावा किया जा रहा है 24 घंटे में 39 ठिकानों पर हमले किए हैं, ये एक तरह से बस ये दिखाने की कोशिश है कि देखिए हम भी लगातार हमले कर रहे हैं, हमारे पास भी अभी हथियार बरकरार हैं। जी जी, ये अपने लोगों के बीच में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए इस तरह के बेतुके स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसा कि उधर ट्रंप साहब का भी है कि हमने चाइना से बात करी है और चाइना एग्री कर गया है कि वो ईरान को नहीं देगा और चाइना हमें बहुत वार्म वेलकम देगा और पता नहीं क्या क्या करेगा। फैक्ट है कि चाइना की तरफ से एक सिंगल वर्ड भी नहीं आया है इस प्रेस रिलीज के रिस्पांस में भी, उन्होंने इसको रिस्पांस लायक भी नहीं समझा। तो सिमिलरली हिजबुल्लाह भी अब वो मरने के पहले जो तेजी से दिया जलता है वो वाली कहावत है, उसके अंतर्गत वो जो बचे कुचे उनके आर्मर्स हैं उनको यूज कर रहे हैं, छोटे लेवल के हैं, उनसे कोई इजराइल को डैमेज नहीं हो रहा और ईरान के हमले वैसे इजराइल पे रुके। तो फाइनली एज द वॉर इज वाइंडिंग डाउन, जो कि मुझे लगता है कि हो जाएगा, उसमें जो मेजर ऑब्जेक्टिव थे आईडीएफ के वो अचीव हुए हैं और आईडीएफ अभी लेबनान सदर्न पार्ट, बेरूत सदर्न से विड्रॉ नहीं करने वाली। ठीक है रितेंद्र माथुर जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सॉर्टेड चीजें हो गई हैं, जैसे कि अब ये इजराइल और अगर हम देखें हिजबुल्लाह हो गया है, यहाँ पर ईरान का हस्तक्षेप नजर नहीं आ रहा है, उसमें भी इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत हो चुकी है हिजबुल्लाह का खात्मा करना, इसके साथ साथ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही है, ये चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड लग रही हैं। हालांकि बातचीत अभी सफल नहीं हुई है, बातचीत होनी है, पहले दौर की नाकाम हो चुकी है, लेकिन कंपैरेटिवली आपका क्या मत है इस पर? आपको लग रहा है कि चीज़ें पहले से जैसे बहुत ज़्यादा मिक्स्ड पहले नजर आ रहा था, हम ये तक सवाल उठा रहे थे कि जो सीज फायर हुआ है, कि सीज फायर एक्चुअल में लागू भी हुआ है मिडिल ईस्ट में? सीज फायर होने से एक चीज जो बात हो रही है कि यहाँ जो हथियार थे इनके पर रखे हुए ऑलमोस्ट ऑल खत्म कर दिए गए थे,
और खत्म होने का दूसरी सप्लाई तो जितने भी जो हिजबुल्ला, हमास, हिजबुल्ला, होती, जितने भी टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, ये सारे के सारे प्रॉक्सीज जो हैं, इनको सब फाइनेंस प्लस आर्म्स वगैरह सब सारी सुविधा ईरान देता था। अब ईरान की खुद की हालत खराब होने के कारण इनको सप्लाई लाइन बंद हुई है। सप्लाई लाइन बंद होने से इनकी ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और अब ये वॉर जो सिचुएशन बनती है, इसके लिए होता है और आर्म्स बाहर निकलते हैं तो आर्म्स नष्ट हो जाते हैं, और उनके पास जैसे इजराइल के पास तो डोम लगा रखा है उसने, वो सब आर्म्स उनके न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ऐसे में जो इनकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने के कारण अब इनकी स्थिति ऐसी होती जा रही है कि लड़ेंगे तो कितनी देर तक लड़ पाएंगे, ज्यादा देर नहीं लड़ पाएंगे जी। तो अब इनको भी शांति समझौता इनको भी करना है, क्योंकि इनको भी जीना है। तो ऐसे में ईरान के सामने ये है कि ईरान खुद अपने आप को बचाए, एक पॉइंट। सेकेंडली अपने आप के साथ साथ आसपास जो अपने आउटफिट्स रखे हुए इन्होंने, उनको पाल दे वो, और ये जब पलते रहेंगे तो आगे जिंदा रहेगा वो भी, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर ये शांति समझौता होता है ईरान के साथ, तो ईरान के साथ ये है कि आने वाले टाइम में ईरान एक ताकतवर देश बनना चाहता है, पर अमेरिका उसको बनने नहीं देना चाहता। तो इसमें दो बातें आती है कि अमेरिका ने ईरान के अंदर डेमोक्रेसी को घुसा दिया कि यहाँ इलेक्शंस हो, रेजिम चेंज हो, और रेजिम में ऐसे डेमोक्रेटिक लोग आए जो नॉन इस्लामिक हो या दोनों मत के लोग हों, जैसे लेबनान में उन्होंने किया था, इस टाइप के लोग आए तो एक ग्रुप बन के खड़ा हो जिससे पीस टॉक की जा सके, ये स्थिति बनेगी वहां पे भी। ऐसे में जब जनता का लोग ध्यान देने लगेंगे तो अपने आप डाइवर्सिफिकेशन होगा कि हम लोगों को आर्म्स ज्यादा खरीदने हैं या जनता की भलाई देखनी है। सर माफ कीजिएगा, मुझे इसमें रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, नाकेबंदी के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट से बड़ी जानकारी आ रही है। नाकेबंदी के दौरान यूएस नेवी का बड़ा कदम, यूएसएस स्प्रेंस ने ईरानी जहाज को वापस भेजा है। यूएसएस स्प्रेंस ने मालवाहक जहाज को वापस भेजा है, ये बड़ी खबर इस वक्त। तो नाकाबंदी के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट से खबर बता रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन है इस बाबत नासिर आपके पास? देखिए, बिल्कुल पहले ही इस बात को जो है क्लियर किया गया था कि जो भी जहाज ईरान का होगा, यहाँ से गुजरेगा, उसको हम आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देंगे। और कल भी अगर ईरान की तरफ से कोशिशें जो है की गई है, शायद मुझे लगता है कि जो कल जहाज जो रास्ता क्लियर करके जो है तेल भर गया, उन्होंने सोचा था कि हमारा जहाज भी जो है उसको भी एलो करेंगे, लेकिन यूएस की तरफ से जो है उस जहाज को जो है पीछे धकेला गया। इससे पहले भी कई सारे जहाज, चाहे चाइना की बात करें, जो भी जहाज वहां पे आए थे उनको भी वापस धकेला गया, और वही तस्वीरें जो है स्ट्रेट हॉर्मुज़ से ईरान को भी देखने को मिली। इससे कहीं ना कहीं ईरान को जो सेटबैक लगा है, ईरान के लिए एक जो है एक प्रेशर फिर से बनाया जा रहा है, ताकि ईरान जो है वो घुटनों पे आए और जो टर्म्स एंड कंडीशन जो है स्ट्रेट हॉर्मुज़ को लेकर उस पे जो है ईरान सहमति करे और आगे जो है पीस टॉक उसको आगे लिया जाए। लेकिन जो प्रेशर बना हुआ है, इससे पहले भी मैंने कहा कि जो प्रेशर लगातार बनाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं ईरान जो है आपके पास अमेरिकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में डेरा डाल लिया है। ओमान की खाड़ी में यूएस नेवी ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। ईरान से आने जाने वाले जहाजों पर पैरी निगाह। तो बड़ी खबर, हॉर्मुज़ में नाकेबंदी लागू करने में यूएस नेवी जुटी हुई है और ऐसे में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ओमान की खाड़ी में यूएस नेवी ने अपनी गश्ती बढ़ा दी है। ईरान से आने जाने वाले सभी जहाजों पर पैनी नजर है। और क्या कुछ फिलहाल हालात बने हुए हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। Announced a formal blockade of Iranian ports and coastal areas. This is illegal action. All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. Do not attempt to breach the blockade. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from an Iranian port. Turn around and prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. The whole of the United States Navy is ready to force compliance. Now, नाकेबंदी लागू कर दी गई है और ऐसे में साहिल सर 30 सेकंड्स में बताइए फिलहाल क्या कुछ रणनीति है ये यूएस की तरफ से। मुझे लगता है कि कमिंग फ्राइडे जो नेक्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशंस होंगे, उसके बाद हॉर्मुज़ को थोड़ा यूएस को भी ईज आउट करना पड़ेगा, बिकॉज चाइना का प्रेशर पड़ रहा है और ट्रम्प का चाइना विजिट आने वाला है। तो आई एम वेरी होपफुल टुवर्ड्स दैट। मनोज जी, ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोल दिया गया है, ये अमेरिका की तरफ से कहना, कहाँ खोल दिया गया है? नजर तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो स्टेटमेंट जो है ऑलवेज डिफरेंट आते रहता है अमेरिका की साइड से। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ईरान और लेबनान में जो युद्ध हो रहा है वहाँ पे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पीस टॉक इधर हो रहा है। तो जो इजराइल का जो एक ड्रीम है ग्रेटर इजराइल,
वो कैसे फुलफिल होगा। मुझे लग रहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए वो ये कंटिन्यू किया हुआ है। वहीं जो है ईरान जो है ये सोच रहा है कि हिजबुल्लाह प्रेशर जो है टेक्टिक्स कंटिन्यू भी, वहाँ और जैसे पे कि आपने जिक्र किया वो डिस्पैरिटी स्टेटमेंट्स में अभी भी नजर आ रही है। बहरहाल वक्त इतना ही था। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर, आपका भी शुक्रिया तमाम अपडेट साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।